हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी विद रितिका। और इसमें हम कर रहे हैं हमारी क्लास 9 में हम कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और उसके अंदर हमारा सब टॉपिक है सेल ऑर्गेनेलीज। तो देख लेते हैं हम आज के हमारी इस वीडियो में हम क्या क्या करने वाले हैं। आज की हमारी इस वीडियो में हम करेंगे 3 सेल ऑर्गेनेलीज, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स और हमारा लास्ट सेल ऑर्गेनेली दैट इज आर वैक्यूल्स। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं हमारा माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं, जैसा कि आपने सुना होगा अपने जूनियर क्लासेस में, पावर हाउस ऑफ द सेल। एक बार इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं। ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर गिवन है। अब आप देख सकते हैं इसके पास 2 मेम्ब्रेन्स है। फर्स्ट वन जो ब्लू कलर की है एंड द नेक्स्ट वन इज जो हमारे पास ऑरेंज कलर की गिवन है। लेट मी चेंज द पेन कलर। ठीक है, 2 कलर के। तो जो आउटर मेम्ब्रेन है वो हमारे पास क्या होती है, पोरस होती है। पोरस क्यों होती है? जिससे कि कोई भी मटेरियल है वो अंदर आ सके या बाहर जा सके, इसकी वजह से वो होती है हमारे पास पोरस। और जो हमारे पास जो इनर मेम्ब्रेन है, जो इन्होंने दिखाई है ऑरेंज एंड दिस ब्लू कलर, दैट इज फोल्डेड। वो अंदर के साइड से फोल्डेड होती है। किसी भी चीज को अगर हम फोल्ड कर देते हैं तो उसका क्या बेनिफिट होता है? सरफेस एरिया हमारे पास क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। सरफेस एरिया इंक्रीजेस। सरफेस एरिया क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया अगर पावर हाउस ऑफ द सेल है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको एनर्जी जनरेट करनी पड़ेगी। एनर्जी किस फॉर्म में यूज होती है हमारी बॉडी में? एटीपी की फॉर्म में। अभी हम देखते हैं एटीपी क्या है, एटीपी का कैसा स्ट्रक्चर है। अभी आप ये देखिए कि हमारी बॉडी में जितनी भी एनर्जी यूज होती है वो किस फॉर्म में यूज होती है, एटीपी की फॉर्म में हमारी एनर्जी यूज होती है। और वो जो एटीपी है वो कौन जनरेट करता है? एटीपी इज जनरेटेड बाय माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो एक बार स्ट्रक्चर देखते हैं। एटीपी के अंदर हमें यहाँ दिखाई जा रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सॉरी हमें यहाँ दिख रहा है, ये है हमारे पास राइबोसोम्स, दीज रेड कलर स्ट्रक्चर्स, एंड दिस इज द मैट्रिक्स। जो अंदर का जो स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। जैसे कि हमारे पास सेल है, सेल के अंदर जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, फ्लूइड जो प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। ओके, दीज आर स्मॉल ग्रैन्यूल्स आर प्रेजेंट। दिस इज एटीपी सिंथेज। एटीपी सिंथेज क्या है? एटीपी सिंथेज हमारे पास जो एंजाइम है जो कि हमारे को एटीपी जनरेट करके देता है, या एटीपी को कैटलिस्ट, एंजाइम कैटलिस्ट करते हैं किसी भी रिएक्शन को, तो वो कौन करता है हमारे पास? एटीपी सिंथेज। यहाँ हमें दिखा रखा है डीएनए। यू मस्ट बी सरप्राइज कि डीएनए जो है हमने पढ़ा था कि वो जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए कैसे आ गया, ये थोड़ी देर में देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए प्रेजेंट होता है। और ये है हमारे पास इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। जो आउटर मेम्ब्रेन है और जो इनर मेम्ब्रेन है उनके बीच में कुछ स्पेस प्रेजेंट होगा, उस स्पेस को हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, ये हमारे पास ये देख लीजिए, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, एंड दिस इज क्रिस्टे जंक्शन। ये जो हमारे पास फोल्डिंग्स हैं उन फोल्डिंग्स को हम बोलते हैं हमारे पास क्रिस्टे। ठीक है, ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर आता है। अब हम देखते हैं हमारे पास जो एटीपी है, एटीपी का क्या स्ट्रक्चर है। सबसे पहले तो एटीपी की फुल फॉर्म देख लेते हैं। एटीपी की फुल फॉर्म हमारे पास एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये हमारे पास आती है एटीपी की फुल फॉर्म। अब ये देखिए, ये हमारे पास 3 भागों में हम डिवाइड कर देते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट सबसे पहले हमने क्या लिखा था, एडिनोसिन। एडिनोसिन हमारे पास ये है, ये हमारे पास क्या है, नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस बहुत तरह के होते हैं, उनमें से एक टाइप का बेस है जो ये हमारे पास है एडिनिन। ठीक है, ये हमारे पास है एडेनिन। ये हमारे पास क्या है, शुगर मॉलिक्यूल है, एंड दिस शुगर मॉलिक्यूल इज नोन एज राइबोज। और ये हमारे पास 3 है फॉस्फेट ग्रुप्स, फर्स्ट, सेकेंड एंड दिस थर्ड वन। ये हमारे पास है 3 फॉस्फेट ग्रुप, दैट इज व्हाई इट इज रिटन ट्राई, यानी कि 3। ठीक है, तो हमारे पास एटीपी किस किस से बना है, हमारे पास है नाइट्रोजनस बेस, हमारे पास है प्लस शुगर, और हमारे पास है क्या है, 3 क्या है, फॉस्फेट के ग्रुप है। उससे हमारा स्ट्रक्चर बनता है एटीपी का। एटीपी क्या है, एनर्जी करेंसी है हमारी बॉडी की, या किसी भी सेल की, किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर एनर्जी की जरूरत है वो किस फॉर्म में ली जाती है, मोस्टली एटीपी की फॉर्म में ली जाती है। अदर फॉर्म्स होती है जैसे कि जीटीपी भी एक फॉर्म होती है, वो आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन मोस्टली
80 to 90% जो हमारे पास एनर्जी यूज होती है, जिस भी फॉर्म में यूज होती है, दैट फॉर्म इज ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. इट इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. ओके, अब हमने देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या था, माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे पास क्या था, डीएनए था, और उसमें रेड कलर के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट थे, दैट इज राइबोसोम्स. सो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए और राइबोसोम्स प्रेजेंट है. इस चीज से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर है वो काफी प्रिमिटिव रहा होगा किसी टाइम में, यानी कि मैनी इयर्स बैक देन माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप में सेल्फ सस्टेनिंग एक ऑर्गेनिज्म या एक यूनिसेलुलर सेल रहा होगा, जो कि अभी सेल के अंदर इनकॉर्पोरेट हो गया है और वो एक सेल ऑर्गेनेली बन गया है. लेकिन उसके अंदर से डीएनए, राइबोसोम जैसे स्ट्रक्चर जो कंप्लीटली रिमूव नहीं हुए हैं, वो आज के टाइम में भी प्रेजेंट है. दे आर प्रेजेंट टिल डेट. तो उनका कुछ फंक्शंस हैं. इसका मतलब क्या हुआ, अगर डीएनए हमारे पास प्रेजेंट है तो क्या कर पाएगा, डीएनए से क्या होगा, रेप्लिकेट होगा. डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करता है, रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है, राइट. तो डीएनए अपने आप को अगर रेप्लिकेट कर पाएगा, उससे हम क्या मतलब निकाल सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली ऑफ द रेप्लिकेशन ऑफ द सेल. दैट मींस रेप्लिकेशन ऑफ द न्यूक्लियस एंड द सेल. अगर सेल डिवाइड नहीं भी हुई है तो भी माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप जैसी और माइटोकॉन्ड्रिया बना सकता है विद द हेल्प ऑफ डीएनए, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन जो माइटोकॉन्ड्रिया के पास होती है, जो भी माइटोकॉन्ड्रिया की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, वो सारी इंफॉर्मेशन इस डीएनए के पास स्टोर होती है. और अगर हमारे पास राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स का प्राइमरी फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस में. और अगर हमारे पास राइबोसोम्स हैं, दैट मींस कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो प्रोटीन अपने आप बना पाएंगे, अपने आप सिंथेसाइज कर पाएंगे. दैट मींस that mitochondria can replicate itself and can synthesize its own proteins. इसका हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है, मतलब कंप्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं है. कुछ चीजें सेल पे डिपेंड करती हैं, आप हाई क्लास में पढ़ेंगे. जो डीएनए है, अब उसके लिए उसको रेप्लिकेट करने के लिए हमें प्रोमोटर्स और कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो एंजाइम्स वगैरह उनकी हमें जरूरत पड़ती है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया के पास नहीं होती हैं. वो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, अपनी जो सराउंडिंग्स है, जो कि साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म से एनगल्फ करता है. ठीक है, तो इसी वजह से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं है, बट इट इज सेमी ऑटोनोमस बिकॉज इट हैज इट्स ओन डीएनए, इट हैज इट्स ओन राइबोसोम्स. दिस इज अ peculiar फीचर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. अब हमारे पास अगला स्ट्रक्चर आता है हमारे पास प्लास्टिड्स का. प्लास्टिड्स एनिमल सेल्स में प्रेजेंट नहीं होती, दे आर ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स. प्लास्टिड्स कैन बी of two types. What are those two types? The first one is chromoplast, followed by the next part, that is leucoplast. अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ल्यूकोप्लास्ट जो है वो है हमारे पास कलरलेस, दे आर द कलरलेस प्लास्टिड्स. क्रोमोप्लास्ट are the colored ones, they are the colored plastids. कलर प्लास्टिड्स कैसे, कौन कौन से कलर हो सकते हैं, जैसे कि हमारे पास हो सकता है ग्रीन कलर, हमारे पास ऑरेंज, oops I wrote the wrong spelling, हमारे पास हो सकता है ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज कलर, या फिर हमारे पास होता है येलो कलर. डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के हमारे पास इसमें पिगमेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं हमारे पास किसमें, क्रोमोप्लास्ट में. जो ल्यूकोप्लास्ट है वो हमारे पास क्या है, कलरलेस है. ल्यूकोप्लास्ट का जो मेन फंक्शन है वो क्या फंक्शन है, इसका जो प्राइमरी फंक्शन है वो प्राइमरी फंक्शन है स्टोरेज में. क्या स्टोर करता है हमारे पास जो ल्यूकोप्लास्ट है, वो स्टोर करता है ऑयल, स्टार्च, वेरियस प्रोटीन्स जो होते हैं बॉडी में, जो सिंथेसाइज होते हैं हमारे पास. जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है ल्यूकोप्लास्ट का वो इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो स्टोर कर सके. प्राइमरी फंक्शन इज स्टोरेज. अब क्रोमोप्लास्ट जो है हमारे पास, क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं हमारे पास, होते हैं क्लोरोप्लास्ट. आपने पढ़ा क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स क्लोरोफिल. क्लोरोफिल हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि क्लोरोफिल किस में हेल्प करता है हमारे पास, फोटोसिंथेसिस में. फोटोसिंथेसिस दैट मींस, यहाँ देखिए आप, प्लास्टिड्स है, प्लास्टिड्स के टू टाइप्स हैं, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट. ल्यूकोप्लास्ट को एक बार अलग रखिए, कलरलेस है, प्राइमरी फंक्शन स्टोरेज का है. जो हमारे पास क्रोमोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट जो है कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट, इसकी अलग वेराइटी फिर क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट कौन से होते हैं, जो ग्रीन कलर के होते हैं, जिनमें ग्रीन कलर का जो पिगमेंट है, ग्रीन कलर पिगमेंट मिलता है, वो हमारे पास होते हैं क्लोरोप्लास्ट. और जो ग्रीन कलर का जो पिगमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं,
क्लोरोफिल बोलते हैं। ऑलराइट, तो ये हमारे पास आता है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर में भी दो मेम्ब्रेन्स हैं, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। दो मेम्ब्रेन्स के बीच का स्पेस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। और इसके अंदर का बीच का जो लिक्विड है, जैसे कि उसमें हमने बोला था माइटोकॉन्ड्रिया के केस में हमने बोला था मैट्रिक्स, सेल के केस में हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इसी तरह हम क्लोरोप्लास्ट के केस में उस एक्वस लिक्विड को हम बोलते हैं स्ट्रोमा। अब ये हमारे पास एक एक बोरी जैसा स्ट्रक्चर है। दिस सिंगल स्ट्रक्चर इज नोन एज थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड। और इसके अंदर का जो स्पेस है, अब पूरे क्लोरोप्लास्ट के अंदर का जो एक्वस लिक्विड है दैट इज नोन एज स्ट्रोमा। थाइलाकॉइड का जो अंदर का जो स्पेस है दैट इज नोन एज ल्यूमेन। थाइलाकॉइड जो है वो ऐसा हो जिसकी एक बोरी के ऊपर दूसरी बोरी, दूसरी बोरी के ऊपर तीसरी, तीसरी के ऊपर चौथी। अगर हम एक के ऊपर एक स्टैक लगा दें, अगर हम ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, ग्रैनम। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज ग्रैनम, यू कैन सी हियर इन द डायग्राम, ठीक है। दिस इज द ल्यूमेन। इनर जो स्पेस है इसका हम बोलते हैं, इसको हम ल्यूमेन। इनसाइड ऑफ द थाइलाकॉइड इज नोन एज ल्यूमेन। ये हमारे पास जो सिंगल स्ट्रक्चर है दैट सिंगल स्ट्रक्चर इज नोन एज थाइलाकॉइड। और अगर इनको हम एक के ऊपर इसको स्टैक लगा दे, दैट इज स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड्स इज नोन एज ग्रैनम। और एक ग्रैनम दूसरे ग्रैनम से अटैच्ड है, ठीक है। जैसे कि ये जो लाइट ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर है, ये एक ग्रैनम दूसरी ग्रैनम से अटैच्ड है एंड इट इज अटैच्ड वाया लैमिला। जिस स्ट्रक्चर से अटैच्ड है उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं लैमिला। ये हमारे पास आता है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। क्लोरोप्लास्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इट कंटेन्स क्लोरोफिल एंड क्लोरोफिल इज द मोस्ट एसेंशियल पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, अब प्लास्टिड्स के भी हमारे पास एक पिक्यूलियर फीचर है जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया को देखने में मिला था। इट हैज इट्स ओन डीएनए, इट हैज इट्स ओन राइबोसोम्स, सेम एज इन माइटोकॉन्ड्रिया। राइबोसोम्स, सॉरी, ठीक है। राइबोसोम्स होंगे तो क्या कर पाएंगे, अभी हमने देखा था रेप्लिकेट कर पाएंगे। राइबोसोम्स होंगे तो क्या कर पाएंगे, प्रोटीन सिंथेसिस इजीली कर पाएंगे। दैट मींस प्लास्टिड्स जो हैं वो भी क्या हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलीज हैं। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है हमारे पास प्लास्टिड्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमारे पास दो ऑर्गेनेलीज निकलते हैं जो कि सेमी ऑटोनोमस हैं। अब हमारे पास हमारा आज का जो लास्ट सेल ऑर्गेनेली आता है वो हमारे पास वैक्यूल्स आता है। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है वैक्यूल का। वैक्यूल बहुत बड़ा होता है, इट इज वेरी लार्ज इन साइज। लार्ज किस केस में होता है, प्लांट्स। ये हमारे पास जो दिखाई गई है ये जो है ये है प्लांट सेल। और जो स्मॉल इन साइज होगा किस केस में, जो हमारे पास एनिमल सेल में होगा। ये क्या करते हैं, स्टोरेज सैक्स होते हैं हमारे पास। वैक्यूल जो होते हैं वो होते हैं हमारे पास स्टोरेज सैक्स। प्लांट के केस में अप्रोक्स 50 to 90% ऑफ सेल वॉल्यूम जो है वो वैक्यूल ऑक्यूपाई करता है। और जो वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है, वैक्यूल की जो आउटर मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल इज नोन एज टोनोप्लास्ट। ओके, वैक्यूल क्या करते हैं, रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं किसी भी सेल को, ठीक है। और ये किस में हेल्पफुल आते हैं, ये हेल्प करते हैं हमारे पास किसी भी चीज को स्टोर करने के लिए। स्टोरेज में ये हमें हेल्प करते हैं। दे ऑल्सो प्रोवाइड रिजिडिटी एंड टर्जिडिटी टू द प्लांट सेल। अब देखिए हमारे पास ये जो प्लांट सेल आप देख पा रहे बड़े हैं। अगर ऐसे हमारे पास कोई एनिमल सेल होती, एनिमल सेल में हमारे पास सेंटर में होता है हमारे पास न्यूक्लियस, और हमारे पास छोटा छोटा अगर एक दो प्रेजेंट तो छोटा छोटा हमारे पास क्या प्रेजेंट होता, वैक्यूल। स्मॉलर इन साइज और होंगे तो अगर दो तीन होंगे तो वो स्कैटर्ड प्रेजेंट होंगे और they are smaller in size. They don't contain the much of the cell volume as contained by the plant cell. Plant cell में क्या होगा, 50 to 90% of the cell volume is contained by the vacuole, ठीक है। अब देखते हैं जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में अगर वैक्यूल इतनी बड़ी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, अगर ये हमारे पास सेल है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की और इतना ज्यादा स्पेस, ये जो 80% स्पेस है, अगर ये हमारे पास वैक्यूल ऑक्यूपाई करता है तो वैक्यूल का फंक्शन भी बढ़ जाता है। वैक्यूल का इसमें क्या फंक्शन इंक्रीज हो जाता है, अगर कोई भी वाटर है या कोई भी वेस्ट मटेरियल जो होता है उसको अगर हमें एक्सपेल करना है, सेल से बाहर निकालना है,
उसको हमें क्या करना है, सेल से बाहर निकालना है, तो उसमें कौन हेल्प करता है हमारे पास, उसमें हेल्प करता है वैक्यूल। देयरफॉर वैक्यूल्स आल्सो सम हैव रोल इन एक्सपेलिंग वाटर, एक्सेस वाटर एंड द वेस्ट मटेरियल्स इन केस ऑफ सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इट इज अ स्पेशलाइज्ड फंक्शन ऑफ वैक्यूल। अब हमारा आज का और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है हमारे पास सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग न्यू सेल्स। सिंपल, प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग न्यू सेल्स। अब अपनी तरह की और काइंड, लाइक टू फॉर्म सेल्स ऑफ देयर ओन काइंड। तो सेल डिवीजन क्या है? सेल डिवीजन हमारे पास दो तरह का आता है। फर्स्ट हमारे पास आता है माइटोसिस का प्रोसेस, उसके बाद हमारे पास आता है मियोसिस का प्रोसेस। अभी हम देखते हैं दोनों क्या है। पहला हमारे पास अगर माइटोसिस होता है, माइटोसिस का सेल डिवीजन कब होता है? जब हमारे पास ग्रोथ चाहिए हमें, और या फिर हमें डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सेल अपनी तरह की ही सेल्स बनेंगी, ठीक है। जो क्रोमोसोम जो है हमने देखा था, क्रोमोसोम का जो नंबर है वो सेम रहेगा, क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स सेम। ये आप देखिए यहाँ पे, अगर हमारे पास इसको हम 1 दे, इसको 2 दे, क्रोमोसोम नंबर क्या है? 2 है। यहाँ पे भी 1 2 एंड दिस इज 1 एंड 2। दैट मीन्स दीज आर द डिप्लॉयड सेल्स। अगर हमारे पास इनिशियली, अगर 2 को हम डाई मतलब 2, इनिशियली अगर हम इसको डिप्लॉयड सेल बोलें तो हमारे पास जो डॉटर सेल्स जो बनती हैं वो भी हमारे पास क्या बनेंगी? वो हमारे पास बनेंगी डिप्लॉयड सेल्स। ये कब होता है? माइटोसिस का प्रोसेस हमें कब देखने को मिलता है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के केस में हमें माइटोसिस का प्रोसेस देखने को मिलता है। अगला हमारे पास आता है मियोसिस। मियोसिस का प्रोसेस कब हमें देखने को मिलता है? जब हमें गैमीट्स बनाने होते हैं। दैट मीन्स ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स हमें देखने को मिलता है मियोसिस का प्रोसेस। अब ये देखिए मियोसिस 1 2, दैट मीन्स दिस सेल इज, वी कैन से, इज अ डिप्लॉयड सेल। और ये हमारे पास जो डिवीजन हुआ है, यहाँ डिवीजन हुआ, फिर डिवीजन, इससे हमारे पास क्या है? 1 1 1 and 1। That means here we come to haploid cell। तो क्या हुआ? डिप्लॉइड से हैप्लॉइड पे आ गए हैं, तो जो क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ हो गया है। क्रोमोसोम नंबर इज हाफ। ये हमारे पास होता है किस केस में? मियोसिस के केस में। मियोसिस कब होता है? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। अगर, क्योंकि अगर एक हैप्लॉइड सेल फादर से आती है और एक हैप्लॉइड सेल जो हमारे पास वो मदर से आती हैं, दोनों हैप्लॉइड मिलके बनाती डिप्लॉइड सेल है, जो कि डिप्लॉइड सेल क्या होगी? फिर नॉर्मल होगी। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में, नॉर्मल ऑर्गेनिजम्स में फिर क्या होगा? डिप्लॉइड सेल नॉर्मल होगी। तो हैप्लॉइड हैप्लॉइड मिलके फिर क्या बनाती है हमारे पास? डिप्लॉइड नॉर्मल सेल। दैट मीन्स दे हेल्प, मियोसिस प्रोसेस हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द गैमीट्स, स्पर्म एंड द ओवम। और वो मिलके क्या बनाती हैं? फिर डिप्लॉइड आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो ये आता है हमारे पास मियोसिस। क्रोमोसोम नंबर इज हाफ इन मियोसिस, क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स सेम इन केस ऑफ माइटोसिस। तो आज की हमारी वीडियो यहीं खत्म करते हैं। चैप्टर हमारा खत्म हो गया है ये, ठीक है। अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम करेंगे टेस्ट। जो हमारे पास टेस्ट होगा वो हमारे होगा एमसीक्यू टाइप में का, या फिर होगा शॉर्ट क्वेश्चन टाइप। बी प्रिपेयर्ड, वॉच ऑल दीज वीडियोज। इफ यू हैव एनी डाउट्स कमेंट्स में आप बता सकते हैं, या फिर आप ये जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का, आप उसको ज्वाइन करके आप वहां पे भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद योर नोन वंस। थैंक यू सो मच।